सिलक्यारा की टनल जैसे हादसों के बाद विश्लेषण की तमाम संभावनाएं बनी रहती है और ये संभावनाएं बनी भी रहनी चाहिए और विश्लेषण होने भी चाहिए, क्योंकि ये कोई बड़ा हादसा तो है, लेकिन ये नेशन प्राइड का मामला है। और टनल के मामले में हम जब इतना काम कर रहे हैं, इस समय हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तीनों जगह तकरीबन 3.5 लाख करोड़ की टनल अगर बन रही है, तो ये एक मामूली बात नहीं कि एक टनल में 41 लोग पिछले 9 दिन से फंसे हुए हैं और हम उनको निकाल पाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। कुछ सवाल तो उठते हैं और सवाल सुलगते हुए भी उठते हैं कि क्या इसकी पृष्ठभूमि रही होगी, किस किस तरह की कमियां रही होगी, और बुनियादी तौर पर ये जानने का सबको हक है कि व्यवहारिक तौर पर किस तरह की खामियां इस सुरंग के का बैकग्राउंड बनाने में, उसका आधार बनाने में रही होंगी। और ये जानना भी चाहिए और इसका जवाब भी मिलना चाहिए, अन्यथा एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच इसकी बैठनी चाहिए, एक इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए जो ये तय करे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह राठी और मेरे साथ आप सिलक्यारा टनल से देख रहे हैं कि जो हादसा पिछले दिनों हुआ है, यानी दिवाली के दिन सुबह 5:30 बजे तकरीबन ये हादसा हुआ और 5:30 बजे के बाद 2-3 घंटे बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके बाद से अब तक जब 9 दिन पूरे हो गए हैं तकरीबन, अभी कोई परिणाम सामने नहीं आया है। अब मैं आपको उन व्यवहारिक कारणों को आपके सामने रखता हूं जो इस टनल के ग्राउंड बनाने में या इसका डिजाइन बनाने में या इसका पूरा लेआउट बनाने में जिनकी अनदेखी की गई है, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस टनल के डिजाइन की, और इस टनल का डिजाइन ऑस्ट्रिया के एक बर्नार्ड, जो एक बहुत मशहूर डिजाइनर हैं, उन्होंने किया है। और लेकिन जितने भी हमारे देश में चाहे रेलवे हो, NHAI हो या दूसरे जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो रोड्स और कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, वो चाहे देश या विदेश कहीं से भी डिजाइन तैयार कराए, किसी सुरंग का, किसी पुल का, तो अपने यहाँ किसी उच्च श्रेणी के प्रौद्योगिकी संस्थान से उसको वेट कराना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ NHIDCL ने ये काम नहीं किया। उन्होंने बर्नार्ड से, ऑस्ट्रिया से, बर्नार्ड साहब से एक डिजाइन बनाया और उसको यहाँ ला करके लागू कर दिया। होना ये चाहिए था कि IIT रुड़की या किसी अन्य प्रौद्योगिकी संस्थान को उसका परीक्षण करने के लिए देना चाहिए था और उनकी सहमति भी प्राप्त की जानी चाहिए थी। नंबर 2, दूसरा सुलगता सवाल ये है और जो एक जांच का विषय बन सकता है कि ये EPC प्रोजेक्ट है। EPC प्रोजेक्ट हमारे देश में बहुत व्यवहारिक नहीं है। EPC प्रोजेक्ट को अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं तो ये है कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, यानी हम किसी भी एजेंसी को, किसी कंपनी को 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ रुपया देते हैं और हम उनसे कहते हैं कि भाई आप जो है ये काम कर दीजिए, और हमें उसकी क्वालिटी, उसके मटेरियल, उसकी दूसरी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं रहता। तो जब ऐसे में हम किसी को थोक में एक ठेका दे देंगे कि भैया आप 5000 करोड़ रुपए लीजिए और ये प्रोजेक्ट पूरा कर दीजिए, तो आप ये समझिए कि वो कोई भी हो, वो व्यक्ति हो, संस्थान हो, कंपनी हो, एजेंसी हो, वो पैसे बचाने का काम करेगी और पैसे बचाने की कोशिश करेगी, तो उससे वहां पर क्वालिटी से समझौता होगा। तो यही काम हुआ है यहाँ भी, और यहाँ पूरा का पूरा ठेका NHIDCL को दे दिया और उन्होंने एक दूसरी कंपनी को काम सबलेट कर दिया और वो काम अब आपके सामने है। 41 जिंदगी अंदर सिसक रही है। नंबर 3, ये एक स्पेस का भी मामला है कि ये जो टनल का जो स्पेस है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 14 मीटर है। जोशीला में भी जो टनल बन रही है, उस जोशीला की टनल का भी की जो चौड़ाई है वो 12 मीटर है। खास तौर पर, अमूमन तौर पर और आम तौर पर जो इस तरह की टनल्स होती हैं, वहाँ 12 मीटर से ज़्यादा की टनल नहीं बनाई जाती। और अगर हम इतना चौड़ा टनल को बना रहे हैं 14 मीटर, तो वो हमेशा के लिए एक खतरा बना रहता है। अगर जोशीला की टनल 12 मीटर की है तो ये 14 मीटर की क्यों हुई, ये भी एक इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि यहाँ एक की बजाय 2 भी टनल हो सकती थी। जब ये कच्चे पहाड़ हैं, इनके साथ इस तरह का खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है? तो एक, जैसा मैंने आपको बताया कि जो डिजाइन था वो किसी प्रौद्योगिकी संस्थान से वेट नहीं हुआ। नंबर 2, इसको EPC मोड में लाया गया और EPC जो प्रोजेक्ट है अपने यहाँ बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है। और तीसरा, इसकी जो चौड़ाई है उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो ये इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इनका जवाब कहीं ना कहीं देना चाहिए, अन्यथा एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए जो इन कारणों का सबको पता लगाए और आगे के भविष्य में इस तरह के प्रोजेक्ट
को इस तरह के हादसों का सामना ना करना पड़े, लोगों की जान उसमें ना फंसे, तो ये देखने वाली बात होगी। इसको एक बार हमें देखने की जरूरत होगी। एक और जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो बहुत तेजी के साथ सुलग रहा है, कि इंटरनेशनल टनल्स जो कहती है, उनकी जो गाइडलाइन कहती है, उनके जो बायलॉज कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर 3 किलोमीटर से लंबी टनल है तो आपको एक एस्केप चैनल यानी एक छोटी सुरंग उसके किनारे किनारे ले जानी पड़ेगी। अगर बड़ी सुरंग में कोई हादसा होता है तो जो एस्केप चैनल, जिसको मैं छोटी सुरंग कह रहा हूँ सरल शब्दों में, तो उससे उन लोगों को, फंसे हुए लोगों को निकाला जा सकता है। किसी भी तरह की आपदा में उसका यूज किया जा सकता है। और ये टनल 4.5 किलोमीटर से भी लंबी है, और अगर 3 किलोमीटर की टनल से ऊपर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एस्केप चैनल होना चाहिए, छोटी सुरंग होनी चाहिए, तो यहाँ ये क्यों नहीं हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर भी एक इंक्वायरी सेटअप होने की एक ज़रूरत महसूस की जा रही है। अगर ये सारे कामों को कर लिया गया होता तो ये जो 5 प्लान पर हम काम कर रहे हैं, कल भी बताया गया, आज भी नितिन मंत्री ने बताया, तो 5 जो प्लान काम कर रहे हैं, इन 5 में से किसी भी एक भी प्लान की ज़रूरत नहीं होती, और ये प्रोजेक्ट पूरी सक्सेसफुली ये पूरा होता, और ये जो 27 किलोमीटर की गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा के बीच की दूरी कम हो रही है, ये आसानी से हो सकती थी। लेकिन ये जो सुलगते सवाल हैं और व्यावहारिक तौर पर जिनको हम ये मानकर चलते हैं कि ये होना चाहिए था, उनके जवाब तो कंपनी से मिलने ही चाहिए। अन्यथा बस एक ही विकल्प है कि एक कम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी का सेटअप होना बहुत ही ज़रूरी है।